जय हिंद सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सस्मोदेश सर और डेली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि डेली वीडियो मिलता रहे आपको। चलो, हम कक्षा 9वीं है ना अध्याय लेके आ रहे हैं। एक कक्षा 9वीं गणित संख्या पद्धति है ना। मैंने समझा दिया संख्या पद्धति क्या होता है। आज ये शायद चौथा पांचवा वीडियो होगा। तो प्रश्नावली 1.1 हो गया है, आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। अब हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.2, ठीक है। और प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न एक है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। नीचे कथन जो दिए हुए हैं सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर देना है, ठीक है, कि ये वाला कथन जो सत्य है या असत्य है। मैं एक चीज समझाता हूँ आपको। वास्तविक संख्या क्या होती है कि जिसके अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाए। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? 2 माइनस का 3 0 है ना। ये जितनी भी है क्या है, परिमेय p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिख दो इसको। ये 0 भी परिमेय संख्या क्योंकि कुछ नहीं तो एक, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या का निर्माण कैसे हुआ? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। यानी कह सकते हैं कि जितनी भी परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ सकती है। जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय से मिलकर तो बना है। जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या हो सकती है, जितनी भी परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या हो सकती है। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है क्या? जितनी भी वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के तो परिमेय संख्या भी आ रही है ना, जैसे 2 3 3 बटे 1, फिर अपरिमेय से भी मिलके बना है ना ये। तो ऋण वर्गमूल, ऋण भी बोलते हैं, वर्गमूल का चिन्ह है ना ये। तो वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 वास्तविक संख्या के अंतर्गत तो परिमेय परिमेय और अपरिमेय दोनों आ रहे हैं ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय हो सकती है? प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। तो जितनी भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती, लेकिन जितनी भी परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है। ये वर्गमूल अपरिमेय क्यों होती है? यह अपरिमेय वाली संख्या है। जितने भी वर्गमूल, जैसे -4, ये वर्गमूल में अपरिमेय नहीं हो सकता, ये परिमेय है, क्योंकि इसका मान 2 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है? सॉरी, ये 2 का वर्गमूल क्या आएगा? 2। जैसे 2 का वर्गमूल 2, तो 2 गुणा 2 4 आया ना। वर्गमूल यानी कहने का मतलब ये कि 1 का वर्गमूल कितना है? 1 का वर्ग कितना आएगा? 1। 2 का वर्ग कितना आएगा? 4। 3 का वर्ग कितना आएगा? 9। तो ऐसा आपको लिखते जाना है, ये वर्ग है। तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग है। आप यहाँ पे 3 5 दिखाई दे रहा है, इस साइड में नहीं आया, दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्ण वर्ग संख्या अपरिमेय नहीं होगी, है ना। लेकिन जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो अपरिमेय के अंतर्गत आएगी। ये सब आगे पढ़ेंगे हम। चलो, परिमेय अपरिमेय आपको समझ में आ गया है। पहला कथन समझते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्या ये वाली, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? एक वास्तविक संख्या होती है क्या? बिल्कुल होती है। अपरिमेय संख्या जितनी भी है वो वास्तविक संख्या कहलाए, क्योंकि वास्तविक संख्या का निर्माण परिमेय और अपरिमेय से ही हुआ है। तो समझ जाओ कि जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो ये कथन सही है। सत्य और असत्य पहचानना है और कारण भी लिखना है। तो ये कैसा आएगा? सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है ना। जितनी भी अपरिमेय है ये वाली वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगी। तो इसको लिख देते हैं सत्य है। हल सत्य है। कारण लिख देते हैं। कारण, क्योंकि क्योंकि अपरिमेय है ना। क्योंकि अपरि क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक
वास्तविक समूह में वास्तविक समूह में आता है ना, ठीक है, क्योंकि वास्तविक समूह के अंतर्गत आएगा ना, अपरिमेय संख्या इसके समूह के अंतर्गत आता है, हमने कारण लिख लिया। अगला देखते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा यानी ये संख्या रेखा, इधर लिखता हूँ ये संख्या रेखा, और संख्या रेखा पे दाईं तरफ प्लस वाले होते हैं ना, प्लस नहीं लिखता हूँ, आप 2 3 4 है ना, और इधर माइनस का चलता है बाईं तरफ अनंत तक, इधर भी अनंत तक। ये संख्या रेखा पर संख्या रेखा का, ये संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यानी जितने भी बिंदु है, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 माइनस बिंदु पर एम वर्गमूल, ये क्या वर्गमूल का चिन्ह, तो क्या पढ़ेंगे, एम वर्गमूल के रूप का हो सकता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जितने भी बिंदु है, क्या एम वर्गमूल के रूप में हो सकता है क्या, जहां एम प्राकृत संख्या, और एम ये जो संख्या कोई सी हो, कैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत बोले तो गिनती के अंक है ना, 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्या। तो जितने भी आपको संख्या रेखा पे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल एम के रूप का हो सकता है क्या, जहां एम प्राकृत संख्या है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि एम प्राकृत बोला है, तो ये क्या प्राकृत संख्या है क्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या नहीं होती है ना, धनात्मक होता है, ये एक तरफ है, लेकिन संख्या रेखा पे ऋणात्मक भी आती है और धनात्मक भी आती है, तो ये असत्य आएगा, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एम के वर्गमूल का नहीं होता है, क्योंकि -3 ये वर्गमूल का चिन्ह, इसको इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना, हाँ इसको लिख सकते हैं, इसको संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है, आप दर्शाएंगे हम, लेकिन -3 को इस संख्या रेखा पे दर्शाया नहीं जा सकता वर्गमूल के रूप में, इनको दर्शाया जा सकता। सवाल आपको समझ में आ रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एम के रूप का होता है क्या, जहां एम प्राकृत संख्या है, तो एम प्राकृत संख्या है, और जितने भी बिंदु है यहाँ पे आप संख्या रेखा पे देख रहे हैं, उनको वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, जितनी भी ऋणात्मक संख्या को हम वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या होती है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता ना, काल्पनिक संख्या बोलते हैं जिसको, और इसको लिख सकते हैं लेकिन इनको नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, असत्य आएगा, है ना, हल। प्रत्येक बिंदु का हम एम वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते, इनको तो लिख सकते हैं, इनको संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है वर्गमूल करके, लेकिन इनको वर्गमूल करके संख्या रेखा पे नहीं दर्शाया जा सकता, क्योंकि ये ऋणात्मक है, तो हम लिख सकते हैं असत्य है, ठीक, कैसा है, असत्य है, ठीक है, हम कारण भी लिख देंगे, क्योंकि क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्या ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है ना, कि जितनी भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, प्राकृत संख्या जो है ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कैसे हो सकती है ना, समझ में आया आपको। अब ये देखते हैं, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या ना, कितनी, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है क्या, जितनी भी प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी ये वाली जितनी भी वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, जितनी भी प्राकृत संख्या, जितनी भी वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय कैसे हो सकती, नहीं हो सकती है ना, नहीं हो सकती है, देखो कैसे नहीं हो सकती है, अपरिमेय वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या
अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आ रही है ना, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन जितनी भी वास्तविक संख्या अपरिमेय कैसे हो सकती है, क्योंकि इसमें तो परिमेय संख्या भी, जैसे 2, 3, तो परिमेय भी इसमें भी आती है, 2, 3, है ना। लेकिन इसमें वास्तविक में √3 भी आता है, √5 भी आता है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती है ना। लिख दो कारण ये भी आ सकती है। आ सकती है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है ना, ये उत्तर। चलो अब हम प्रश्न 2 देखेंगे, ठीक है। चलो प्रश्न 2 देखते हैं, पढ़ते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक बोले तो जितने भी धनात्मक वाले हैं, जैसे 1, 2, 3, जितने भी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, है ना, जो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपको ऐसा प्रश्न उतारना है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए ना। जितनी भी धनात्मक पूर्णांक होती है और उनका वर्गमूल करते हैं तो क्या वो अपरिमेय होती है? क्या नहीं होती है? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, ये तो हो सकती है अपरिमेय, है ना, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं है। ये भी हो सकती है, लेकिन ये 4 जो है ये भी धनात्मक है। ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या है ना, 2, 5, 4, 3, 5, 4, ये धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक ऋणात्मक नहीं बोला, धनात्मक बोला है। और इसको वर्गमूल अपरिमेय होते क्या इनके वर्गमूल? ये तो अपरिमेय है। कौन कौन से? जैसे मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। अपरिमेय कौन कौन आएगा धनात्मक पूर्णांक में? अपरिमेय, है ना, हल कर रहा हूँ मैं। अपरिमेय में कौन कौन आएगा? जैसे ऋण, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, अभाज्य संख्या मान लो ना, ये सभी अपरिमेय है ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन 4, 16 ये तो पूर्ण वर्ग है ना। जैसे देखो पूर्ण वर्ग क्यों है? देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 2 की घात लगाते जाओ तो आपको मिलते जाएंगे, तो ये 16। ये क्या संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग है ये ना। 4 का 4 में गुणा करा 16, 3 में 3 का गुणा करा 9, 2 में 2 का गुणा करा 4, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या भी ये क्या है? धनात्मक है। तो ये कैसी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है ना, ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। कौन नहीं हो सकती है? 4, है ना, या फिर 2 भी, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, और अब परिमेय में कौन आएगा? परिमेय, परिमेय में कौन कौन आ जाएगा? जैसे √4, ये क्या है? परिमेय है ना। क्यों है? क्योंकि जब इसका हल करोगे आप तो 4 किसका वर्गमूल? 2 का, है ना, 2 का वर्ग है ये, क्या है? 4। तो 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2 आएगा। ऐसे निकालते हैं ना, 4, 2 दूनी 4, जोड़ में से 1 तो 2, ठीक है। तो ये वर्गमूल निकालना मैं आगे सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या है? 4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जब हल करोगे ना आप तो 2 गुणा 2 आएगा, वर्ग करने पे ये इस टाइप से, है ना। फिर जोड़े में से एक बाहर हो जाता है तो 2 आएगा। तो मैंने उदाहरण में ये आ जाएगा, ठीक है। अपरिमेय में ये आता है और परिमेय में ये आता है, ठीक है।
तो ये नहीं है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं होते। तो हल में क्या आएगा? हल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? तो वर्गमूल सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। जैसे ये इनका तो अपरिमेय है, लेकिन इनका अपरिमेय नहीं है। तो एक उदाहरण भी देना है हमको। उदाहरण ये वाला 4 = 2। ये क्या है? परिमेय। 2 क्या है? परिमेय ही। ठीक है, आपको उत्तर में ये इतना ही लिखना है, ये वाला है ना, हल नहीं करके ये आपको मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। ठीक है, तो जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें 4 जो है परिमेय है, अपरिमेय नहीं है ना। परिमेय जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसको हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो आप प्रश्न 3 देखते हैं। चलो प्रश्न 3 देखते हैं। और ये प्रश्न खास है ना इस चैप्टर में, कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर ऋण 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे। ठीक है, वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पे कैसे दर्शाते हैं। देखो खास प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना है आपको, एक ही बार में समझ में आ जाने से। देखो संख्या रेखा, ये संख्या रेखा होती है। ठीक है, और संख्या रेखा पे हम ये 0 1 2 3 4 इनको तो हम दर्शा सकते हैं, लेकिन ऐसा कि ऐसा ऋण 5 को कैसे दर्शाएंगे यहाँ पे ना। ये ऋण 2 को कैसे दर्शाएंगे? ये ऋणात्मक, एक बाईं तरफ ऋणात्मक, दाईं तरफ धनात्मक, ये संख्या रेखा पे पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं ना। तो प्रश्न यही बोल रहा है कि वर्गमूल 5 को यहाँ किस स्थान पे दर्शाया जा सकता है, किस स्थान? क्योंकि 1 2 3 4 इसको तो हम दर्शा सकते हैं, लेकिन वर्गमूल 5 को किस प्रकार इसमें दर्शाया जा सकता है, यही पूछा है। समझ में आया आपको प्रश्न? कि संख्या रेखा पे इस ऋण 5 को कहाँ दर्शाएंगे। 1 2 3 तो हम दर्शा देते हैं, 1 2 3 इसको दर्शा देंगे, लेकिन इनका भी एक निश्चित स्थान होता है ना। वर्गमूल 5 का जैसे इनका एक निश्चित स्थान होता है, जैसे 0 का 0 यहीं आएगा, तो ऐसा कि ऐसा भी संख्या रेखा पे इनका भी निश्चित स्थान होता है। लेकिन हम ऋण -5 ऋण -3 ऋण यानी वर्गमूल बोलता हूँ ना, ऋण वर्गमूल 3 इनको नहीं दर्शाया जा सकता है संख्या रेखा पे, माइनस वाले को। ठीक है, लेकिन इसको हम धनात्मक को दर्शाया जा सकता है 5। तो चलो देखते हैं इसको दर्शा के अच्छे से, है ना। विधि देख लो आप क्या करते हैं। देखो सबसे पहले कि आपको जब भी ऐसा प्रश्न आए कि वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पे दर्शाइए, तो सबसे पहले आपको एक रेखा खींचना है फीट से ना। यहाँ पे चांदे और डेढ़ टाइया की जरूरत रहेगी। ठीक है, इसको ऐसा दर्शाना है। मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ यहाँ तक। ये लाइन सीधी खींचना है, फीट से खींचना है आपको कॉपी में अच्छे से। और यहाँ पे बीच में 0 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ तो 1 सेंटीमीटर तक डेढ़ टाइया फैला लेना है आपको, है ना। 1 सेंटीमीटर तक फैलाना है। यहाँ पे आप मन से ही कितना भी फैला लो, है ना। फिर वही प्रकार, डेढ़ टाइया बोलते हैं, प्रकार बोलते हैं, इसको ये सब फैला लेना है। फिर ऐसे ही इसको बराबर हिस्सों में से काटते जाना है। बराबर इकाई आनी चाहिए। आप जितना मन से फैला लो, इतना फैलाना तो इतना फैला लो, फिर ऐसा काटते जाओ प्रकार से। बराबर इकाई आनी चाहिए ना, ऐसा भी इस तरफ से। तो बराबर इकाई लेना है यहाँ पे 1 2 3, है ना। डेश डेश डेश, इधर भी बराबर ऐसे ही करना है। प्रकार को आप अपने एक बार सेट कर लिया, उसको हिलाना नहीं है, क्योंकि वो काम में आएगा। जितना आपने यहाँ जितना मन से सब फैला लिया, ठीक है। अब यहाँ पे चाप काटना, उसको हिलाना नहीं है, इधर भी, है ना। काटते जाना, बराबर इकाई मिल गई। मन से ही फैलाना, नापना नहीं है। आप चाहे तो नाप भी सकते हो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का, लेकिन जितना आपने एक बार फैला लिया, फिर उसको ऐसा ही एक जैसे सभी को एक माप के काटना है, एक एक इकाई के, है ना। ये सब क्या है, एक इकाई।
2 इकाई 3 इकाई। इस बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, है ना। तो बीच का स्थान यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 इकाई है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 इकाई है। ठीक है, फिट से खींच लिया अपने प्रकार को, जितना फैलाना उतना फैला के आपने इसको काट लिया। इसके बाद क्या करना है? चांदा लेना है। ठीक है, अब चांदा लेना है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, सीधा बनता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा रखना है चांदा और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण आपको बनाना है। और ये भी कितना डंडा खींचोगे? इतना बड़ा खींचोगे? नहीं, इतना बड़ा नहीं खींचना है। क्यों नहीं खींचना है? फिर तो गलत हो जाएगा। जितनी यहाँ पे प्रकार लिया इसको ऐसे नाप लेना है और ऐसा कि ऐसा चांदे के ऊपर पहले आप डंडा भले खींच लेना इतना बड़ा। ठीक है, खींच लिया, सीधी है ना, बिल्कुल फिट से सीधा खींचना है। चांदा रखना है यहाँ पे और ऊपर 90 डिग्री का कोण ऐसे बनाना है। फिर यहाँ पे जितना यहाँ पे आया है ना, जितना यहाँ पे आया इसको ऐसे नाप लेना 1 इकाई को और इसे नाप को 1.5 को यहाँ पे ऐसे काट देना। ठीक है, यहाँ तक आया हमारा। ठीक है, चाहे तो आप बड़ा भी खींचो लेकिन यहाँ तक आया तो इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसा नापा, जितनी इकाई उतना ऐसा कैसे इधर नापा। अब क्या करा, हम 1.5 चांदे से 90 डिग्री का कोण बना के एक सीधा डंडा खींच दिया है 0 पे रख के, है ना। अब क्या करेंगे हम, सॉरी इससे पहले हमें गलती हो गई है। अभी 1.5 नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है? क्योंकि देखो रूट 5 का मान कितना है पहले तो ये निकाल लो, नहीं तो ऐसे में आपको गलती हो जाएगी। रूट 5 यानी वर्गमूल 5 का मान लगभग 2 पॉइंट ऐसा कुछ आता है ना, पहले वो निकाल लो, ऐसे में आप चकरा जाओगे ना। फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखो एक रेखा खींची, प्रकार बराबर जितना फैलाना उतना फैला लिया आपने। फिर यहाँ पे ऐसे चाप काटा, ये ठीक है, और इधर भी है, वही वाली प्रोसेस है। मैंने यहाँ पे कर दिया था, लेकिन इसका पहले मान तो देख लेते हैं कि कहाँ है, कितना इसका मान है। इसका मान कैसे निकालते हैं? जो पूर्ण वर्ग संख्या का मान, और इसका मान कैसे निकालते हैं? वर्गमूल 5 का मान पहले निकाल लेते हैं ना। ठीक, यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं। ये तो वही करना है जैसे आपने प्रकार को फैलाया, वही करना है। यहाँ पे देखो इस 5 का मान निकालता हूँ, किसका मान कितना है ना। एक तरफ में रफ में आप निकाल लेना, ये रफ है ना मेरी, ये ऐसा निकालना है। और यहाँ पे 5 को ऐसे देखो कि किस वर्ग के पास में, वर्ग के पास में बोले तो जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, ये वर्ग लगाना है। फिर 4 का वर्ग 16 होता है ना। तो ऐसे लिखते जाना 10 तक, आपको जितना याद हो उतना लिख लेना है। फिर ये 5 को देखना है कि किस वर्ग के पास में है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, या तो बराबर आ जाना चाहिए 5 या फिर इससे कम। तो यहाँ पे देखो किसके पास में, ये वाली संख्या देखना है। 5 इधर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ऐसे 10 तक लिखते जाना है ना, आपको जितना लिखा है उतना। देखो 1 लेकिन ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 4 क्या है, ठीक है, लेकिन 9 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, 9 इससे बड़ा हो जाएगा। तो वर्ग में देखना है इनको कि ये 5 किस वर्ग के पास में है। 2 के वर्ग के पास में, यानी 4 के पास में है ये 5। 9 तो ज़्यादा हो रहा ना 5 से, तो 4 यानी 4 सही रहेगा क्योंकि 2 के वर्ग में, ठीक है, 2 के वर्ग के पास में है 5। 3 के वर्ग में क्यों नहीं? क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है तो बड़ा हो जाता है 5 से। ये ध्यान देना, विधि है ना, ये बार बार काम में आने वाली विधि है, आपको ध्यान से देखना है कि 5 किस वर्ग के पास में है, तो इनको देखना है। 5 आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यदि मिल जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए नहीं भी मिलेगा। तो इसको ठीक पास वाला वर्ग देखना है। ये 4 ठीक रहेगा, 9 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देना है। ठीक है, और 4 जो किसका वर्ग है? 4 2 का वर्ग है, 2 यहाँ पे भी लिखना है आपको और यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही, और यहाँ पे भी लिखना है, ये बस ये वाली लाइन आप याद रख लेना, बस फिर तो हो जाए। हमने क्या करा, 3 बार में 2 लिखते हैं इधर, है ना, ये विधि ऐसी ही है। ठीक है, जैसे 5 के वर्ग 4 है तो 4 को देखा हमने, 2 कहाँ से आया, क्योंकि 4 का वर्ग क्या है? 2 है ना, और 2 का वर्ग 2 है तो हमने 2 बार में 2 लिखा। ठीक है, फिर इसको जोड़ देते हैं, 2 2 4 हो गया। ठीक है, इसका और इसका गुणा होगा, 2 दूनी 4 हुआ, फिर इसको और इसको हमने जोड़ दिया तो 4 आया। ठीक है, और 4 यदि ऐसा नहीं आया तो वर्ग में देख लेना कि ये 2 के वर्ग में, इसलिए 4 लिखा, 9 ज़्यादा हो जाता। ठीक है, आप इनको घटा देते। और ये हाँ, ये सवाल करने से पहले आपको दशमलव के बाद फिर
ऐसे डबल डबल जीरो के जोड़े बना लेना है ना, क्योंकि यहाँ पे दो दो संख्या एक साथ नीचे उतरती है इस विधि में, ठीक है, ये याद रखना है। सबसे पहले क्या करा, 5 हम था हमारे पास, तो 5 किसके वर्ग के पास में है, 2 के वर्ग के पास में, यानी 2 का वर्ग क्या है 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है। और 4 का वर्ग क्या था, 2 था, 2 की घात, तो इसलिए यहाँ पे 2 2। फिर हमने इसका गुणा करा, 2 दूनी 4 लिखा यहाँ पे, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पे 4 आया। अब इनको घटा देते हैं, घटाने पे क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन आप 4 से ये तो छोटा है, भाग ही नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो एक साथ नीचे उतारते हैं, 100 हो गया। अब देखो 100 हो गया, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको ये देखना है, देखो वर्ग से तो फर्स्ट में ही देखना है, अब आपको मन से संख्या सोचनी पड़ेगी, नहीं सोचता है तो एक ये बात ध्यान रखना कि 4 का फाड़ा ऐसे बोलो कि यहाँ तो 10 बराबर आ जाए या फिर उससे कम, 10 से ज़्यादा नहीं जाना है ना, 4 का पहाड़ा बोलते हैं। कभी कभी बराबर भी आ जाता फिर भी बड़ी हो जाता, फिर हम छोटी वाली संख्या ले लेते हैं। लेकिन देखो 4 का पहाड़ा ऐसे बोलो कि 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 4 दूनो 8 है ना, 2 बार में बोला है, देखते हैं, 4 दूना 8 है ना, तो यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे 4 दूना 8 हो रहा है ना, तो गुणा कर दो आप इस 42 में, यहाँ पे एक बार और 2 लिख दो, और यहाँ पे 10 ये उतारा तो दशमलव था, दशमलव लगा लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक दो बार करोगे तो आ जाएगा। कुछ नहीं करा, घटाया तो 1, छोटा था तो ऊपर से दो दो जीरो उतारा। अब ये 2 कहाँ से आया, तो हमने देखा कि इन दोनों में इस संख्या का गुणा करो कि 100 से कम आ जाए। यहाँ फिर एक ध्यान देना कि 4 का पहाड़ा ऐसे बोलो कि 8 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो हमने 4 दूनों 8 2 बार बोला, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा, इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2, यहाँ पे 3 3 बार संख्या लिखाती है, ठीक है, तो 4 दूनों 8 आया, ठीक है। 2 4 दिया 12 ज़्यादा हो जाता 10 से, 4 दूनों 8 आया, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे 2, एक बार और समझ लो। घटाया देगा ऊपर से जीरो उतार, जीरो उतार, यहाँ पे दशमलव था, दशमलव लगाए। अब 4 का पहाड़ा ऐसे बोलो कि 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 4 दूनों 8, 4 दिया 12, यानी 12 ज़्यादा हो जाता ना, तो 4 दूनों 8 ठीक रहेगा। 4 दूना 8, 2 बार बोला ना, तो 2 बार बोला तो 2 यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, और इसके नीचे भी लिखना है, ठीक है। आप गुणा कर दो, इनका इनका गुणा होता है, लेकिन इनका इन दोनों का गुणा इसके साथ कर दो, 2 दूनी 4 आएगा यहाँ पे, फिर 2 चौके 8, 84 आया। समझ में आया, अब कितना आया, 84 आया। 2 दूनी 4, यहाँ फिर इसका गुणा कर दो, लेकिन ये आप इधर भी आप गुणा कर दोगे फिर, है ना, इसको फिर जोड़ के यहाँ लिखते हैं, ठीक है। आया 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर इसका गुणा इन दोनों में कर दो, लेकिन इनको यहाँ गुणा करके यहाँ नहीं लिखना है, इनका गुणा करके यहाँ लिखना है और जोड़ के यहाँ लिखना है। समझ में आया, तो इनको आप जोड़ दो, 4 थोड़ी जगह इस तरफ करके लिखना, फिर 4। अब इनको घटा दो, इधर 6 आएगा, है ना, 6 और 16 आएगा, ठीक है। घटाया तो कितना आया, 16 आया। अब देखते हैं कि 4 का पहाड़ा इस सिर्फ का ये वाला ही लेना है ना, ये वाला 4 का पहाड़ा, फिर ऐसे बोलो कि 16 से ज़्यादा ना जाए, लेकिन क्या है, 44 तो छोटा है ना, सॉरी 44 बड़ा है 16 से, तो ऊपर ये 2 जीरो और उतर जाएंगे, ठीक है, दशमलव तो लग गया। अब इसमें किस संख्या का गुणा करें कि 1600 से 1600 आ जाए या फिर उससे कम, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, 16 को भी देखते हैं और 4 का गुणा करके देखते हैं। 4 चौक 16, लेकिन हम जब 4 चौक 16, 4 में 4 का गुणा करेंगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा। देखो जैसे 4 4 गुणा करते हैं इनका, 4 चौक 16 हासिल का 1, फिर 4 चौक 16 हासिल का 1, फिर 4 16 और 17, ज़्यादा हो रहा ना, 1766 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 चौक 16 तो हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे 4 का पहाड़ा ऐसा बोलो कि 16 से ज़्यादा नहीं जा रहे, तो 4 चौक 16 हो रहा था, लेकिन करके देखा बड़ा हो गया, तो एक कदम पीछे हो जाओ, 4 तिया 12 ठीक रहेगा। 3 का करके देखते हैं आप, है ना, 3 तिया 9, फिर 3 चौक 12 सिल्का 1, 3 चौक 12 फिर सिल्का 1, फिर 3 चौक 12 और 13, ये सही है, ये सही रहेगा, है ना। किसका पहाड़ा बोला हूँ, किसको 2 बार में उतारा, 3 का, यहाँ पे 3 आया। समझ में आया आपको, एक दो बार ऐसा ही लगेगा, फिर आ जाएगा, ठीक है। क्या करा, 5 का वर्ग देखा, 5 का वर्ग ऐसे देखो कि 5 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, किसका वर्ग है, किस वर्ग के पास में है 5, तो 2 के वर्ग के पास में है 5, 2 का वर्ग क्या है 4, इसलिए यहाँ पे 4 लिखा, और 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग, इसलिए 2 2 2, 3 3 बार लिखते हैं ना, सभी 3 3 बार लिखा जाता है, यहाँ पे लिख दिया है। फिर क्या करा, घटाया तो 1, अब छोटा पड़ा, इसको इसको जोड़ के यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है, इसको इसको जोड़ के यहाँ पे 4 लिखा, और ऊपर से घटाया तो 1 बचा, छोटा था तो जोड़ों के साथ नीचे 2 उतरा,
तो ये 100 बन गया। आप यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे समझो तो 4 का पहाड़ा ऐसे बोलो कि 10 से ज़्यादा नहीं है, 4 दूना 8, तो 8 4 दूना 8, 2 बार बोलने पे 8 हो रहा था, 4 तिया 12 10 से ज़्यादा हो जाता, 2 का ले लिया हमने, और 2 को हमने यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा। फिर गुणा करो, 2 दूनी 4 है ना, फिर 4 दूना 8, ये गुणा करके यहाँ पे लिखा जाता है, फिर जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं। ये आखिर जोड़ ही कर, इनको जोड़ते ही है ना, गुणा करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं। तो इनको जोड़ा तो 4, फिर 4 4, इनको घटाया तो 16 आया था, छोटा था, और ये 44 बड़ा था। तो हमने क्या करा, 44 बड़ा था ये, ठीक है, तो हमने क्या करा, 2 जीरो ऊपर से नीचे तो 1600 हो गया। आप 4 का गुणा 4 का पहाड़ा ऐसा बोलो कि 16 से ज़्यादा नहीं है, 4 चौक 16 हो रहा था, लेकिन हमने जब 4 चौक 16 4 बार बोलने पे 16 आ रहा था, यहाँ 4 का करके देखा तो बड़ा हो रहा था 16 से, इससे बड़ा नहीं जाना चाहिए, तो हमने एक कदम पीछे हो गए, 3 का बोल के देखा, 4 तिया 12, ठीक है, फिर इनका गुणा करा तो यहाँ पे भी 3 लिखा, यहाँ पे और यहाँ पे भी 3, इनका गुणा करा तो ये आया। फिर इनको क्या जोड़ना है, फिर आगे बढ़ता जाता है, 2 संख्या तक, ठीक है। देखो 5 वर्गमूल 5 का मान क्या आया, यह, ठीक है। अब यहाँ पे चांदा रखेंगे हम, 2 पॉइंट हमने 0 पे ही रख दिया था इसलिए। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, ये प्रकार तो हम प्रकार को हिलाना नहीं, ठीक है। जितना आपने यहाँ पे लिया था, जितना आपने यहाँ पे लिया तो वो नाप के यहाँ पे एक चांदा रखना है। पहले तो चांदा रखो, यहाँ पे सीधा डंडा खींच लो, ठीक है, सीधा डंडा खींचा, चांदा रख के 90 डिग्री का कोण है ना, 90 डिग्री का कोण बनाना है, और जितना प्रकार फैलाना है, ये आप ये प्रकार को यहाँ पे नाप नाप लो, उसको जितना फैलाया वैसा ही रखो, उसको प्रकार को हिलाना नहीं है। जैसे यहाँ पे नापा और प्रकार पे जहाँ पे तुमने 90 डिग्री का कोण बनाया, उस डंडे पे आप ऐसा काट दो, जितनी नाप यहाँ पे होगी उतनी नाप यहाँ पे लाना है, तो यहाँ तक गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। रेखा खींचा, प्रकार फैलाया, बराबर फैला, जितना फैलाना उतना फैला लो, फिर सब दूर ऐसे काट दो, बराबर इकाई आनी चाहिए, 1 इकाई, ये 2 इकाई, 3 इकाई। फिर हमने ऐसा करने के बाद में क्या करा, वर्गमूल 5 का मान निकाला कि कितने कौन कितना मान है इसका, तो ये आया, यानी वर्गमूल 5 का मान लगभग 2.23 है, तो ये 2 यानी यहाँ पे आएगा, है ना? और बाकी जो बाहर जाएगा वो हम इससे निकाल लेंगे, तो 2 की जगह यहाँ पे रख लो, क्योंकि 2 आया। अब 2 आया, यहाँ पे आप चांदा रखा हमने 2 पे, चांदा रखने पे और प्रकार हिल यहाँ से नाप के यहाँ पे ऐसे काट लिया, चांदा रख के, पहले चांदा रखा, सीधा 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर प्रकार को यहाँ जो ये वाली इकाई नापी और यहाँ पे ऐसे काटा, यहाँ आया। अब यहाँ से क्या है, 0 से मिला दो, मिल गया। देखो ये मान जो आया है, वर्गमूल 5 आया है। ये कितनी इकाई है, यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई है ना, ये कितनी इकाई है, ये 2 इकाई है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितनी, 1 इकाई, क्योंकि यहाँ पे 1 इकाई ही नापी थी हमने, ऐसा करके ऐसा 1 इकाई है, और ये √5। इसको कैसे सिद्ध करें कि ये हमारा वर्गमूल 5 जो है इस पे से, आप ये पूरा नहीं हुआ है ना, ये खींचा, फिर क्या करना है, एक प्रकार फिर लेना आपको, यहाँ पे फैलाना इतना सा है ना, अभी पूरा नहीं, इतना करने के बाद अभी हुआ नहीं है, मैं अभी आपको पाइथागोरस से भी समझाऊंगा इसको। यहाँ पे इतना फैलाना है और यहाँ से ऐसे काटना है, ठीक है, ऐसे प्रकार से यहाँ पे ये एग्जैक्ट फिक्स मान यहाँ पे आया, वर्गमूल 5 यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा पॉइंट ज़्यादा है, 2 से थोड़ा ज़्यादा है, ये प्रकार रख के फिर ऐसे यहाँ पे रख के ऐसे कर देना है, ठीक है। रेखा खींचा, बराबर इकाई में काटा, चांदा रखा, 90 डिग्री का कोण बनाया, कोण बनाने के बाद में प्रकार 1 इकाई से नाप ली, ऐसे काटा, फिर यहाँ से 0 से मिला दिया, फिर प्रकार को रखना, देखना, ठीक है। लाइट गई है, थोड़ा अंधेरा होगा। अब इसको कैसे सिद्ध करें, देखो सिद्ध करते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब है ना, ये लंब है, लाइट गए है, थोड़ा को तकलीफ है, लंब आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय इसको सिद्ध कर रहे हैं। देखो ऐसे सिद्ध करें कि √5 आ जाए, तो अभी कर्ण कैसे माने कि ये कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब, सीधा है तो लंब, इसको आधार, ये कर्ण है, तो कर्ण का मान अभी मत रखो, हम सिद्ध कर रहे हैं ना कि कर्ण कितना आता है। लंब हमारा कितना आया था, यानी ये लंब 1 इकाई, ये कितनी, 1 इकाई, तो यहाँ पे 1 का वर्ग आ जाएगा, प्लस आधार कितनी है, 2 इकाई है ना, 1 और 2 इकाई है, तो आधार का वर्ग 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी कर्ण चलने दो, कर्ण यानी वर्गमूल 5 आता है कि नहीं आता, कर्ण यानी ये वाली वर्गमूल 5, तो 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 का वर्ग कितना, 4 आ जाएगा, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 4। आप
कर्ण का वर्ग बराबर इधर कितना 1 और 4 5। अब जैसे ये वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, है ना। कर्ण में ये वर्ग की घात हटी तो इधर वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है, यानी सही है। हमने सिद्ध कर दिया है, संख्या रेखा पे हमने दर्शाया जो सही, ठीक है। चलो